हाँ देखिए, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई, और अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन रहा तो क्या होता है ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। ठीक है, तो अब आपको कौन सा करना है, कॉलम, तो ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स नहीं पता, ए पता है, और इक्वल टू आई पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब होता क्या है, हमें जो मैट्रिक्स ये इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से करना, पहले 1 लाना, उसके बाद डबल जीरो कौन से लाना, अगर ये रो वाली मेथड है ना तो डबल जीरो नीचे लाते हैं। रो वाली मेथड में क्या करते हैं, फर्स्ट वन डबल जीरो, सेकंड वन डबल जीरो ऊपर नीचे वाले, और ये थर्ड वन और डबल जीरो ऊपर, ये रो में होता है। देखो 1 तो वही है लेकिन जीरो बदल गए। जैसे अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है तो पहले फर्स्ट वन के बाद डबल जीरो उधर के लाना पड़ेगा, सेकंड वन तो वही पड़ेगा लेकिन डबल जीरो कौन से लाना पड़ेगा, ये वाली, और थर्ड वन वही है लेकिन डबल जीरो इधर वाले। ठीक है, अब बताओ 1 के रूल क्या है, 1 लाने के, 1 लाने के रूल क्या थे, इंटरचेंज करते थे हम नीचे। अब नीचे नहीं करना, कैसे, राइट हैंड साइड, है ना, राइट हैंड साइड बाजू वाले से इंटरचेंज, बाजू वाला कौन सा, राइट साइड वाला, अगर 1 है तो, और दूसरा क्या है, सपोर्ट, वो भी राइट हैंड साइड है ना, बाजू वाले राइट साइड वाले का, सपोर्ट भी राइट हैंड साइड वाले का। ठीक है ना, सपोर्ट कैसे, प्लस माइनस या फिर टेबल, और तीसरा क्या करते हैं, डिवीजन। डिवीजन तो खुद से ही कर लेते हैं उसी नंबर से। ये है 1 के फॉर्मूले, और जीरो का फॉर्मूला क्या रहता है, जीरो का फॉर्मूला रहता है वो नंबर लिखना प्लस माइनस अपोजिट नंबर लिखना और इंटू 1। तो 1 कौन सा लेते, देखो अगर ये जीरो ला रहे तो ये वाला 1, अब ये कौन सा 1 है, ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इस 1 को कौन सा 1 बोलते हैं, C1 वाला 1। अगर ये जीरो ला रहे हैं तो ये 1 कौन सा है, C2 वाला, और ये जीरो ला रहे तो 1 कौन सा है, C3 वाला। तो कॉलम वाइज सोचना पड़ता है। तो चलो बताओ क्या करना है आपको, पहले क्या लाना है, फर्स्ट वन, शुरुआत यहाँ से होती ना, पहले क्या ला 1, चलो अभी इसको मिटा देता हूँ मैं। चलो पहले क्या ला रहे हैं हम, 1, ये 1 ला रहे हैं। 1 लाने के लिए रूल क्या है, 1 का रूल, 1 लाने के लिए 3 रूल, एक नहीं लगा, इंटरचेंज नहीं लगा तो सपोर्ट, सपोर्ट नहीं लगा तो डिवीजन, लेकिन नहीं लगा तो की बात है, बताओ इंटरचेंज। चलो इंटरचेंज नीचे वाले से नहीं, दिमाग घूम फिर के वापस रो पर मत लाया करो, जगह दिमाग जगह पे रखो कि आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। ठीक है, नहीं इंटरचेंज राइट साइड वाले से, अगर 1 है तो राइट साइड इधर है क्या, 1 नहीं है, जाने दो। फिर सपोर्ट, सपोर्ट राइट साइड वाले का, अब 2 का लेके 6 का ले, देखो 6 का नहीं ले सकते। अब देखो कैसे, क्या देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 एरो 3, सपोर्ट के रूल में क्या करते हैं, इस नंबर को 2 बार लिखते हैं, सपोर्ट किसका ले रहे, 6 का, उसको इधर लिखते हैं। अब आप बताओ हम 6 का सपोर्ट ले सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं ले सकते सर, क्यों नहीं ले सकते, सपोर्ट 3 चीजों का नहीं लेते। अगर बताओ मान के चलो अगर यहाँ पे 0 होता ना तो हम 0 का सपोर्ट नहीं लेते, और किसका सपोर्ट नहीं लेते, अगर वो टेबल में है तो 3 के टेबल में कौन आता है, 6, तब भी सपोर्ट नहीं लेते। और तीसरी बात, दोनों इवन नंबर रहे तो, ये दोनों इवन है क्या, अरे एक इवन है, एक ही इवन है ना, दोनों इवन रहे तो सपोर्ट का रूल काम नहीं करता, और 0 रहा तो नहीं, ये तो 0 भी नहीं, दोनों इवन भी नहीं, इवन है दोनों इवन नहीं। तीसरा क्या है, टेबल, ये 3 के टेबल में कौन आता है, 6, मल्टीपल आते हैं, इसलिए 6 का सपोर्ट आप ले नहीं सकते। किसका सपोर्ट लेना, 2, जिसका भी सपोर्ट ले रहे, देखो इंटरचेंज नहीं लग रहा है क्योंकि 1 नहीं है, इंटरचेंज राइट हैंड उधर, अगर 1 है तो नहीं है, सपोर्ट राइट हैंड साइड, सपोर्ट राइट हैंड उधर नहीं, इधर इसके राइट हैंड में, तो सपोर्ट बाजू वाले का बताओ 2 का लेके 6 का ले, 6 का नहीं ले सकते, किसका लेंगे, 2 का। तो 2 का सपोर्ट, ये सपोर्ट देने क्या होता है, सपोर्ट में क्या करके देखना, सपोर्ट में सबसे पहले प्लस माइनस करके देखना, बताओ आता है क्या प्लस माइनस, 3 और 2 में 1 आ सकता है, हाँ तो 1 अगर आ सकता है तो पहले रफ में लिखो, पहले रफ में कैसे, बड़े वाले को प्लस लगाओ, छोटे वाले को माइनस लगाओ, तब जाके 1 आएगा। अब बताओ ये नंबर वैसे है क्या, 3 बराबर +3 चाहिए है, ये -2 चाहिए नहीं है, -2 थोड़ी, क्या लगाना, माइनस, ठीक है। अब बन गया 3 - 2 कितना आता है, 1। बताओ 3 कौन सी कॉलम में, रो नहीं, कॉलम कौन सी कॉलम में, C1, ये माइनस हमने लिया था, बताओ 2 किसका था, C2 का, ये हो गया था फॉर्मूला C1 - C2।
अब तुम्हें क्या करना चाहिए, कभी भी आप जब ये फॉर्मूला बनाते हो, कोई भी फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला बनाने के बाद सबसे पहला काम कौन सा रहता है? जैसे फॉर्मूला बन गया तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये फॉर्मूले के एरो के इधर देखना किसका फॉर्मूला है, तो जिसका नहीं है वो एज इट इज। C1 चेंजेस, इस एरो का मतलब ध्यान रखना, ये एरो का मतलब क्या होता है, चेंजेस। C1 चेंजेस, सीधा सीधा वही तो बोल रहा है, C1 चेंज होगा, यानी कौन चेंज नहीं होगा, C2 और C3 चेंज नहीं होगा। तुम इधर मत देखना, नहीं तो बोलोगे सर C2 भी तो चेंज होगा, नहीं C2 चेंज नहीं होगा, उसका यूज हो रहा है लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा है। बताओ C1 चेंजेस, तो C1 चेंजेस, तो ये C2 और C3 कैसे लिखना, एज इट इज। C2 कौन है, 2 1 2, C3 कौन है, 6 2 5, इधर भी 0 1 0 0 0 1, तो C2 और C3 कैसे एज इट इज, क्योंकि कौन चेंज हो रहा है, C1 चेंजेस। तो कैसे चेंज होगा, आप देखो C1 चेंज होगा, C1 में कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट रहते हैं, इसका मतलब 6 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब होता क्या है, आप इसका 1 ला रहे हो ना, तो ये 1 अपने आप लिख ही देना, उसके कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। तो ये कैलकुलेशन कितनी बार करना, 5 बार। तो क्या करना, फटाफट पूरे C1 लिख देना एक साथ। बताओ C1 कौन कौन है, 1 2 1 0 0, पूरे C1 1 2, ये फॉर्मूला C1 में, C1 कितने 1 2 1 0 0, 1 2 1 0 0, फिर ये माइनस 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 माइनस। बताओ C2 पूरे लिख दो, कौन है C2, ये वाला मत लिखना, तुमने यहाँ से शुरू किया ना, कौन है C2, 1 2 0 1 0, 1 2 0 1 0, करो कैलकुलेशन, 1 minus 1 0, 2 minus 2 0, 1 minus 0 1, 0 minus 1 minus 1, ये है 5 आंसर। सर ये आंसर कहाँ लिखिए, इसलिए तो पहले मैं ये बताता हूँ हमेशा, क्या बताता हूँ कि C1 चेंजेस, तो C1 खाली रहेगा क्योंकि वो चेंज हो रहा है, और बाकी C2 C3 जैसे वैसे आपको पता चल जाएगा, ये खाली जगह दिख रही ना, हाँ कौन चेंजेस, C1 चेंजेस ना, तो C1 में लिख दो ना पूरे आंसर, हाँ लिख दो, क्या क्या लिखना है, 0 0, फिर कौन है 1 minus 1 0, लिख दे 5 आंसर, इस तरह से लिख देना, एक साथ कैलकुलेशन करना ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बताओ सर आपका टारगेट था कि क्या लाना, 1 लाना, और 1 आ चुका है। अब बताओ 1 के बाद क्या लाओ, डबल, कौन से, उधर वाले राइट साइड बाजू वाले। अब बताओ डबल जीरो का रूल क्या है, अब एक साथ लिखना डबल जीरो का, ये डबल जीरो लाना है, हाँ बोलो रूल क्या है डबल जीरो, C2 कॉलम नंबर C2 है ना, C2 रिपीट उसका अपोजिट नंबर +2 का -2, और 1 कौन सा, ये वाला, ये दो जीरो लाते समय 1 कौन सा है, C1, ये दो जीरो 1 है ना, कौन सा, C1। बताओ ये कौन है, C3, हाँ इसका अपोजिट नंबर -6, और 1 कौन सा है, C1। अब क्या करना, सबसे पहला काम हमेशा मैंने क्या बोला आपको, कौन चेंज हो रहा है वो फॉर्मूला ही बताता है तुम्हें, C2 चेंजेस, और कौन चेंजेस, C3 चेंजेस, और C2 और C3 चेंज हो रहा है, यानी कौन चेंज हो रहा है, तो C1 जैसा, कौन है C1, 1 0 0 1 -1 0, तो C1 जैसा वैसा, फॉर्मूला ही बता रहा है C2 चेंज और C3 चेंज, तो वो जगह मैंने खाली छोड़ दी, वो चेंज हो रहा है। हाँ चलो बताओ, C2 चेंज हो रहा है, तो ये रफ में लिख दिया मैंने, किस तरह से चेंज हुआ, ये इस तरह से चेंज हो रहा है, C2 चेंजेस, लेकिन किस तरह से, ये इस तरह से लिखो। बताओ C2 कितने, पूरे के पूरे C2 लिखो, कौन है C2, ये ना, और ये C2 है ना, तो लेकिन इसके लिए क्या करो, फॉर्मूला अप्लाई मत करो, कैलकुलेशन करो मत करो, इसका क्या आने वाला है 0, तो उसको कैलकुलेशन में डालिए मत ना, हमें पता रहता है उसका 0 आने वाला है। बताओ कितना है, 1 2 1 2 0 1 0, -2 -2 -2 -2 -2, लिख दिया मैंने -2। अब कौन लिखो, C1, लिखो C1, कौन है C1, C1 ये कौन है, C3, C1 कौन है, 0 0 1 -1 0, याद रखना ये मल्टीप्लाई में, हाँ हाँ बोलो कितना होगा, 1 minus 2 into 0 0 1, कैलकुलेशन बाद में करना, पहले वैल्यू पुट कर देना, 2 minus 2 into 0 0, कितना आया 2, 0 minus 2 1 2, कितना आया -2, 1 2 1 2, कितना +2, कितना आया 3, और 0 minus 0 कितना 0। ये आंसर सर कहाँ पे लिखना, ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है ना, क्या बोलता है C2 चेंजेस, तो किसमें लिखो, C2 में, तो बोलो क्या लिखना, 1 2 -2 3 0, सब कुछ वही बताएगा,
ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखो C3 माइनस 6C1, C3 चेंजेस। सर किस तरह से? ये इस तरह से। हाँ, लिखो फिर C3 ये इसका क्या लिख दो डायरेक्ट 0, कैलकुलेशन में मत डालो। 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट रहते हैं, लेकिन इसको कैलकुलेशन वो 0 लिख ही देना। बताओ C3 कौन है? 2 5 0 0 1, 2 5 0 0 1। आगे कौन है? -6 लिखा। फिर कौन है? C1 ना, तो C1 कहाँ से लेना? यहाँ से लेते ना, यहाँ से लेना। वो तो कौन कौन है? 0 0 1 -1 0, ऐसा मल्टीप्लाई में। हाँ बोलो। 2 - 6 × 0 0, 5 - 6 × 0 0, 0 - 6 1 6, फिर 0 -+ कितना आया? 6, और 1 - 6 × 0 0, कितना आया? 1। सर लिखना कहाँ पे? ये फॉर्मूला किसका है? C3 चेंजेस। लिखो C3 में कौन है? 2 5 -6 6 1, इस तरह से। ये होने के बाद बताओ सर फर्स्ट वन 00 आ गया, आगे बोलो। अब क्या चाहिए? सेकंड वन। बताओ सेकंड वन आया कि नहीं आया? आ चुका है, काम बच गया अपना। बताओ फिर क्या चाहिए? डबल। कौन से? इधर वाला और इधर वाला। 00 के फॉर्मूले एक साथ लिखते हैं जैसे हमने लिखे थे। अब बताओ इधर और इधर 0 चाहिए। बताओ इधर 0 पहले से है ना, वो भी काम बच गया, बस एक ही 0 लाना है यहाँ, बराबर है। बताओ 0 के फॉर्मूले क्या लिखते हैं? रो नंबर नहीं, कॉलम नंबर। कौन सा? हाँ C3। हाँ उसका अपोजिट नंबर -2 और 1 कौन सा? C2। देखो ना, ये 00 लाते समय 1 कौन सा? C2 वाला है। देखो C3 डबल, उसका अपोजिट -2 और 1 कौन सा? C2। बताओ फॉर्मूला लिखने के बाद सबसे पहला काम कौन सा किया जाता है? हमेशा फॉर्मूला लिखने के बाद हमेशा पहला काम कौन सा? कौन चेंज हो रहा है देखते, कौन चेंज हो रहा है? C3 चेंजेस। तो फिर क्या कर रहे हैं? देखो क्या कर रहा हूं मैं? अरे C3 चेंजेस, तो C1 C2 कैसे? ऐसे पहले काम को करके रखना, क्योंकि चेंज हो रहा है C3 की जगह खाली छोड़ देना, वो चेंज हो रहा है। चलो C3 में देखो, हम बोलो C3 में ये 0 आ चुका था पहले, और ये क्या आने वाला है? 0। तो कैलकुलेशन 6 बार करना। क्या 6 बार है ना? हर कॉलम या रो बोलो 6 बार रहते, 6 एलिमेंट रहते हैं। तो ये तो 0 पहले आया था ना, और ये यहाँ पे क्या आने वाला है? 0। तो कितने बार करो? 4 बार। ये रफ में लिखो C3 - 2 C2। बोलो पूरे C3 लिख दो। कौन है C3? ये हो गया ना, 5 -6 6 1, फिर -2 वो तो पूरे C2 लिख दो। C2 ना, ये वाले नहीं रहे, यहाँ से शुरू किया तुमने। बोलो C2 कौन है? 2 -2 3 0। देखिए ना, अब चलो कैलकुलेशन। 5 - 2 2 4, -6 2 2 4, +4 ना, कितना है? -4। 6 - 3 2 6, कितना? 0। 1 - 2 0 0, कितना है? 1। हाँ सर लिखना कहाँ पे? लेकिन देखो क्या C3 चेंजेस। लिखो C3 में कौन है? 1 -2 0 1। बताओ नेक्स्ट क्या रहता है उसके बाद? फर्स्ट सर सेकंड वन 00 आ चुके हैं। हाँ आ तो चुके हैं। अब क्या चाहिए? क्या चाहिए? थर्ड वन। बताओ थर्ड वन आया कि नहीं आया? सर वो तो रेडी है थर्ड वन, अच्छी बात है। फिर इधर वाले 00। बताओ 00 में भी एक 0 रेडी है, क्या लाना है? 0 लाओ। हाँ देखो क्या लाना है यहाँ पे? 0 का रूल क्या है? कौन सा रूल? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये कौन सा है? C2 उसका अपोजिट नंबर -2 और 1 कौन सा? ये वाला 1 यानी कौन सा? C3। ये 0 लाना है तो 1 कौन सा? C3 वाला। अब ये फॉर्मूला लिखने के बाद बताओ सबसे पहला काम कोई काम नहीं। C2 -2 C3, C2 चेंजेस, तो C1 और C3 कैसे? ऐसे। C2 चेंजेस अब कैसे चेंज हो रहा है देखो। कोई भी फॉर्मूले में 6 एलिमेंट रहते तो 6 बार फॉर्मूला लगाते 6 टाइम्स।
बोलो ये C2 है ना, कितने बार लगाएंगे? 1 2 3 4 5 6 C2। तो बताओ ये 0 आ चुका है, 1 आ चुका है, क्या आने वाला है? तो 3 बार लगाना है मत, कितने बार लगाओ? 3 बार। कौन है? -2 3 0, फिर ये -2 -2 -2। बताओ C3 कौन है? बोलो C3 ये वाले तुमने ये नहीं लिए यहाँ तक, कहाँ से लिए? यहाँ से लिए ना। हाँ तो ये लोगों ने -2 0 1। अब बोलो क्या आंसर है? -2 2 2 4 + 4 कितना है? 2। 3 - 0 कितना? 3 और 0 -2 कितना? -2 2 3 -2 2 3 -2। ये आंसर लिखना किसमें? ये है C2 चेंजेस, तो C2 में लास्ट स्टेप में क्या होता है? इसको क्या लिखना पड़ता है आपको? I, और ये जैसा है वैसा, ठीक है। और बताओ A इनवर्स × I क्या होता है? A इनवर्स, ये है आपका इनवर्स। अब एक बात बताओ, A इनवर्स × A = I, इधर कौन सा भी मैट्रिक्स रहे वो तो अपने आप चेंज होते जाएगा। ये A इनवर्स एज इट इज, और A मैट्रिक्स जो भी रहे उसको हम 1 0 0 सब लाते हैं। अब मान के चलो, अब इसमें बताओ हमें कौन सा मैट्रिक्स नहीं पता? ये नहीं पता, पहला वाला, इन दोनों में फर्स्ट वन नहीं पता ना, तो फर्स्ट वन नहीं पता तो एंडिंग में मिल गया ना। तो ऐसा ही अगर कोई इक्वेशन रहा, कौन सा? जिसमें तुम्हें x = b है, और मान के चलो कि तुम्हें a पता है और b पता है, और कौन नहीं पता? x। तो बताओ ये इस फॉर्मूले से मैच करता है ना? कौन से फॉर्मूले से? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें फर्स्ट मैट्रिक्स अननोन रहता है, A इनवर्स रहता है ना पहले, और वो अननोन है। तो अगर फर्स्ट अननोन रहा तो ये वाला प्रॉब्लम कौन सी मेथड से सॉल्व करना? फाइंड x बोला आपको, फाइंड x, तो कौन सी मेथड से करना? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। यानी फॉर एग्जांपल आपको क्या करना पड़ेगा? x A = b ऐसा उन्होंने दिया रहेगा, x तो पता नहीं, मैट्रिक्स A तुम्हें पता रहेगा, फॉर एग्जांपल कोई भी ले लो ना, 2 3 4 1 0 2 जो भी रहेगा, = b भी पता है तो वो भी लिख दो, जो भी है, 9 7 0 3 5 जो भी है लिख दो, x A = b, और आपको बोला फाइंड x पता करो। तो याद रखना, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स अननोन है तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करना। यानी यहाँ पे क्या लाना? फर्स्ट वन, फिर 0 0, फिर सेकंड वन, फिर 0 0, फिर थर्ड वन और 0 0, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। और अपने आप इधर भी क्या होते जाएंगे? चेंजेस होते जाएंगे। तो लास्ट स्टेप में क्या लिखोगे? x × इसका नाम क्या होता है? I। ये जैसा है वैसा, x × I क्या होता है? x। और वही अगर बताओ रो ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला कौन सा है? रो ट्रांसफॉर्मेशन का A × A। अच्छी तरह से देखो, हमें A पता रहता है, I पता रहता है, लेकिन कौन नहीं पता रहता? A इनवर्स। यानी बताओ सेकंड अननोन है, इसलिए कभी अगर सेकंड अननोन रहा तो रो ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल अगर यही प्रॉब्लम ऐसा आता Ax = b, फाइंड x, तो समझ जाना आपको A पता है लेकिन x पता नहीं है, और कौन पता है? b। A और b जैसे जैसे पता है लिख दो, x तो पता नहीं। समझ जाना कि ये कौन सी मेथड? ये सेकंड अननोन है ना, फर्स्ट पता है, सेकंड नहीं पता, सेकंड अननोन है तो कौन सी मेथड? रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ जो जो नंबर होंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन से आपको पहले क्या लाना है? फर्स्ट वन। अब बताओ 0 0 कहाँ है? रो ट्रांसफॉर्मेशन 0 0 नीचे, फिर सेकंड वन 0 0 ऊपर नीचे, फिर थर्ड वन, फिर 0 0, और ऐसा करते करते फिर इधर भी चेंजेस होंगे। लास्ट स्टेप में I × x, और I × x क्या होता है? x। ये I बन जाएगा इस तरह से। तो इसलिए कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम जो आती है उसमें आपको पता होना चाहिए कि रो और कॉलम। कभी कभी क्या होता है? फाइंड ए बी बोलते हैं, ए बी यानी मैट्रिक्स ए देंगे 2 3 1 6, मैट्रिक्स बी देंगे आपको -1 0 3 2, और फाइंड ए बी बोलेंगे, ए बी फाइंड आउट करो। अब ए बी फाइंड आउट करने क्या होता है? ए × बी, ए × बी। बोलो ए कितना है? 2 3 1 6, ए बी कितना है? -1 0 3 2। ए और बी पता करो, कैसे पता करते हैं? याद है ना, क्या बताया था? ये है 2/2, ये है 2/2, तो आंसर का ऑर्डर क्या आता है? बाहर वाला। यानी अगर अंदर वाले सेम है तो बाहर वाला। 2/2 का मतलब 2 रोज 2 कॉलम। क्या बोलते हैं इसको? 11 12 21 20। ऐसा ऐसी उंगली रखो और यहाँ से सबको मल्टीप्लाई करो, और पहले रो का आंसर पहले रो में लिखना पड़ता है। बताओ यहाँ का रो और यहाँ के कॉलम, बताओ 2 1 2 -2। हाँ, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, 3 3 9 हो गया। अब बताओ इसका इससे, जब तक पूरे कॉलम नहीं होते तब तक करना। जैसे इसने फर्स्ट कॉलम हो गया, आप किसको करो?
2 0 0 और 3 2 जा 6, ये हो गया। अब आप निपट गए पूरे, ये फर्स्ट कॉलम का आंसर, ये सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो, और वो सेकंड रो का आंसर सेकंड रो। बताओ, पहला पहले से -1, दूसरा दूसरे से 18। चलो अब ये वाला करो, पहला पहले से 0 और दूसरा दूसरे से 12, कितना आता है 7 6 17 और 12, ये हो गया ए बी। लेकिन सिर्फ वो ए बी फाइंड आउट करो ऐसा नहीं पूछते, स्टेट वेदर इनवर्स ऑफ ए बी इज पॉसिबल और नॉट, यानी ए बी का इनवर्स निकलता है कि नहीं। तो बताओ क्या करना पड़ेगा, इस ए बी का क्या करना, डिटर्मिनेंट, और क्या कितना डिटर्मिनेंट 2/2 का, 12 7 जा 17 6 जा। अब इसका आंसर अगर 4 आया तो बताओ क्या लिखोगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 है यानी 0 नहीं है, देयरफॉर ए बी इनवर्स एग्जिस्ट, ऐसा। और अगर 0 आ गई तो ए बी, इसका मतलब ए बी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर फाइंड आउट करने के लिए बोला तो ए बी इनवर्स फाइंड आउट करो। तो अगर फाइंड आउट करना है तो फिर आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होगा, देखो रो, आप ए बी इनवर्स फाइंड आउट करो, मेथड का नाम नहीं दिया तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, बताओ क्या फॉर्मूला है, a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू वाई। लेकिन अब मैट्रिक्स का नाम ए नहीं है, कौन है, ए बी। तो देखो ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू, इस तरह से नाम ए बी हो गया ना, ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू आई। अब बताओ ए बी आपको पता रहेगा कितना, ए बी 7 6 17, ए बी इनवर्स आपको पता नहीं है, लेकिन और कौन पता है, आई पता है। आई पता है, ए बी इनवर्स नहीं पता और ए बी पता है। तो क्या करो भाई, जैसा हम फर्स्ट वन 0, फिर सेकंड वन, और ये 2/2 है ना, पहले क्या लेंगे ये फर्स्ट वन, फिर नीचे वाला 0, फिर ये सेकंड वन और ऊपर वाला, फिर इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये सब कभी कभी आपको इक्वेशंस आते हैं, इक्वेशन सॉल्व करो, 3x + 2y = 7, x - 5y = 3। सॉल्व द इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड। एक बार याद रखना, इन्वर्जन मेथड बोलने पर आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, यानी कहने का मतलब इन्वर्स जो करते हैं ना वो रो से भी कर सकते हो, कॉलम से भी और एडजॉइंट से भी। पहले क्या लिखते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म ए कौन सा लेते हैं, कोएफिशिएंट वाला, x और y वाला। x में कौन है 3, y में कौन है 2, इसमें x में कौन है 1 और y में कौन है -1। x यानी क्या होता है, वेरिएबल x और y, और b यानी क्या होता है, उधर वाला नंबर कौन सा है 7 और 3। और क्या करते हैं, ax = b। उसके बाद क्या करते हैं, इन्वर्जन मेथड, प्री मल्टीप्लाइंग बाय, हाँ तो प्री मल्टीप्लाइंग बाय इनवर्स ऐसा लिखते हैं, और इसको भी ये इनवर्स से और इसको प्री मल्टीप्लाई का मतलब इधर से। और उसके बाद क्या करते हैं, ये जैसा है वैसा, बोलो क्या करते हैं, ग्रुप चेंज। 3 है ना, तो सेकंड और थर्ड की जगह किसको ऊपर करते हैं, फर्स्ट और सेकंड। a इंटू इनवर्स कितना होता है, i इंटू एक्स। i इंटू एक्स क्या होता है, x। बताओ क्या है, और हर बार इन्वर्जन मेथड में ये इक्वेशन बनता है। और इसको नंबर 1 देके हम छोड़ देते हैं। बताओ इसमें से आपको क्या पता रहता है, b पता रहता है, लेकिन क्या नहीं पता है, a इनवर्स नहीं पता। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे सेंटेंस, नाउ वी फाइंड a इनवर्स। अब मेथड आप सिलेक्ट करो, नाउ वी फाइंड a इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, नाउ वी फाइंड a इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, या फिर कॉलम। अगर आप ऐसा लिखते हो, नाउ वी फाइंड a इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, ऐसा लिख दिया तो तुरंत आएगा लेट m i j a i j। आपको a i j पढ़ाया था ना, कि c i j पढ़ाया था क्या, वो फैक्टर के लिए c लिखा था, तो जैसा पढ़ाया था वैसे ही करना था। लेट a i j c i j बी द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ a i j इन मैट्रिक्स A। वी नो दैट c i j -1 i + j m, और फिर c 1 1, -1 का पावर 1 + 1 और c 1 1 11 है ना। ये किसका चालू है, ये इनवर्स ना, हाँ तो फिर ये देखना पड़ेगा कौन सा है, तो ए कौन सा है, ये जो भी होगा, कहाँ पे था ये, मिट गया, ठीक है। तो वो जो भी होगा उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लास्ट में क्या फॉर्मूला है ए इनवर्स का, ए इनवर्स = 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और इसमें डिटर्मिनेंट निकालने की एक शॉर्टकट मेथड है। कैसी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की शॉर्टकट मेथड है a11 c11 a12 c12 और a13 c13। 3/3 का रहा तो ये मेथड, और 2/2 का रहा तो इतना ही करना, इससे जल्दी हो जाता है। और फिर एडजॉइंट ऑफ ए वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। फिर ये जो ये इनवर्स आया, फिर आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा लास्ट स्टेप में। तो क्या होगा, x = a इनवर्स और
बी, फिर मल्टीप्लाई करो आंसर देखो। इस तरह से हम करते थे। तो आपकी इच्छा है आप रो ट्रांसफॉर्मेशन या एडजॉइंट या जिससे करना चाहते हो उससे। और बताओ नेक्स्ट मेथड कौन सी थी? रिडक्शन मेथड, वो तो कैंसिल होगी, ये अच्छा हो गया आपकी, ठीक है ना। तो इन्वर्जन मेथड ही तो। और अगर इक्वेशन आए, लीनियर इक्वेशन है, इन्वर्जन मेथड है, तो अगर आपका एडजॉइंट पक्का है तो आपकी इसकी मार्क कहीं नहीं गई। अगर आपको सपोज रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता, कॉलम नहीं आता, लेकिन यहाँ पे एडजॉइंट से तो बच सकते हो ना। तो ऐसी प्रॉब्लम सिर्फ आप फंसोगे तो अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन ही आ गया फाइंड इनवर्स बाय रो या कॉलम करना ही है। और कब करना पड़ेगा? ये ऐसे क्वेश्चन, ऐसे में भी नहीं बचोगे। यहाँ पे भी आपको ये कौन सी मेथड? रो ट्रांसफॉर्मेशन, और ये कौन सी? कॉलम। यहाँ पे बचना ही नहीं, तो बचना ही नहीं है तो कल कर लो ना भाई, ठीक है ना। तो इस तरह से वो आपको करना पड़ता है। ऑरेंज, हाँ देखो बताओ फिफ्थ प्रॉब्लम कौन सी एक्सरसाइज का है? 2.3। अब बताओ लास्ट एक 3 टीवी सेट है, 3 टीवी सेट और वीसीआर कितने? 2। इसकी टोटल कीमत कितने बोलते हैं? 35,000, ठीक है ना। और ये हो गई उसने कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? उसको खर्चा उतना है, यानी इसका मतलब ये दुकानदार ने भी ये कहाँ से लिए होंगे? बड़े डीलर से। जैसे ये सामने वाले ये कहाँ से लेंगे? नागपुर वाला कोई बहुत बड़ा डीलर होगा वहाँ से, ठीक है। तो इसने कितने लिए? 3 टीवी और 2 वीसीआर। कीमत कितनी देनी पड़ी? 35,000। अब बताओ ये 3 + 2 तो 5 होता है, तो 35,000 कैसे हो गया? नंबर प्लस नंबर टोटल नंबर, और ये क्या है? रुपीज। इसका मतलब क्या कर इक्वेशन कौन सा बनता है? रुपीज प्लस रुपीज टोटल रुपीज। तो इसके रुपीज और इसके रुपीज निकालने पड़ेंगे ना। तो एक टीवी और एक वीसीआर कितने का है वो नहीं पता, और वही क्वेश्चन में पूछा भी एंडिंग में, फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी एंड वीसीआर। तो पहले कॉस्ट प्राइस में, तो मतलब कॉस्ट प्राइस क्या लेंगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टीवी कितना लेंगे? पता नहीं ना, 100 रुपए। और कॉस्ट प्राइस ऑफ ए वीसीआर, कॉस्ट कॉस्ट है ना खर्चा, उसको कितने में पड़ी? वो होता है खर्चा। तो बताओ कितनी? 5 रुपीज। अब बताओ इसको एक टीवी 100 रुपए में पड़ी, कितनी टीवी ली इसने? 3। तो कितने में होंगी फिर? एक टीवी 100 रुपए की, तो 3 टीवी 3x रुपीज। अभी रुपीज हो गया बस। हाँ बताओ एक वीसीआर 5 रुपीज का, तो 2 वीसीआर 2y रुपीज। अब बताओ दोनों रुपीज मिला के क्या होगा? 35,000। ये कितने रुपए का होगा और ये कुछ रुपए का होगा, दोनों मिला के कितना हुआ? 35,000। ये हमें पता है टोटल बिल, लेकिन ये पता नहीं इसलिए 100 y लिया। तो पहली कंडीशन क्या होगी? बाय द फर्स्ट कंडीशन 3x + 2y = 35,000। ये हो गया पहला, ठीक है। ये इक्वेशन बना कॉस्ट के हिसाब से। एक टीवी 100 रुपए की, तो 3 टीवी 3x रुपए। एक वीसीआर y रुपए का, तो 2 वीसीआर 2y रुपए, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं तो एडिशन प्लस एडिशन दोनों रुपीज मिला के टोटल रुपीज। अब हम आते हैं सेलिंग पर। अब बताओ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टीवी, एक टीवी की सेलिंग प्राइस क्या है? और सेलिंग प्राइस फिर से ऑफ 1 वीसीआर। जैसे एक टीवी के कॉस्ट प्राइस थे, एक टीवी की सेलिंग प्राइस। अब बताओ दुकानदार को टीवी जितने में पड़ी 100 और y रुपए में, तो क्या सेलिंग भी 100 और y रुपए में पड़ेगा क्या? अगर उसको एक टीवी अगर 6,000 में पड़ी तो बेचेगा भी 6,000 में? नहीं, क्या करेगा? उसमें प्रॉफिट निकालेगा। तो बताओ इसमें क्या दिया था सेलिंग प्राइस में? द क्या है? 1000। द शॉपकीपर वांट्स प्रॉफिट, शॉपकीपर को प्रॉफिट चाहिए कितने रुपए का? 1000 पर टेलीविजन और 500 पर वीसीआर। एक टेलीविजन पर उसका कितने कमाने? 1000 रुपए कमाने। बताओ मान के चलो अगर टीवी 6,000 की पड़ी उसको, तो सेलिंग कितने में करेगा? 1000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। कितना बेचेगा? कितने में? 7 में। लेकिन उसको 6,000 के फॉर्म में लिख के बताओ, तो 6,000 ओरिजिनल कीमत और उसको प्रॉफिट कितना चाहिए? 6,000। डायरेक्ट 7 थोड़ी लिखोगे, आपने 7 बताया, सही बताया, लेकिन माइंड में प्रोसेस कौन सी की तुमने? कि जो कॉस्ट थी 6,000, उसमें प्रॉफिट कितना? 1,000, तो मिला के कितना? 7। वो प्रोसेस लिखना याद से, अगर इक्वेशंस बनाने। हम क्या आप डायरेक्ट आंसर बताते हो, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं, प्रोसेस की जरूरत है, क्योंकि 100 रुपये आने वाले। बता
जो प्राइस है टीवी की उसमें प्रॉफिट मिला दो, ये होगी सेलिंग प्राइस। कितने में बेचा उसने टीवी? 7,000 में बेचा। अब बताओ कितने रुपए की टीवी थी? अब 6,000 कैंसिल, कितने रुपए टीवी है? टीवी की प्राइस कितनी है? अरे 100 रुपए ना, तो मैंने 6,000 अपने मन से ली थी ना, अब कितनी है? 1। प्रॉफिट कितना चाहिए? 1,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, बेचेगा कितने में? अभी भी 7 होगा क्या? x प्लस 1000 ना, इसका एडिशन थोड़ी कर पाओगे आप। मैंने एग्जांपल बताया था ना कि अगर टीवी 6,000 में पड़ी तो 6,000 प्लस 1,000 7,000 में वो बेचेगा। अब बताओ मैंने वहां पे x रुपए लिया, टीवी की कॉस्ट कितने है? 6,000 नहीं, कितनी? x रुपए, पता ही नहीं ना x रुपए। तो बताओ x रुपए जो इसकी कॉस्ट है उसमें 1,000 क्या चाहिए प्रॉफिट, तो इतने में बेचेगा। कितना? x प्लस 1,000 रुपीज। अब बताओ अगर वीसीआर उसको 3,000 में, कितना? 3,000 की वीसीआर की कॉस्ट है ना, उसको खर्चा पड़ा उतना। अब बताओ बेचा कितना प्रॉफिट चाहिए उसको वीसीआर को? 500 रुपए का। तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगी वीसीआर? 3,000 उसको खर्चा पड़ा, 500 रुपए क्या चाहिए प्रॉफिट, तो बेचेगा कितने में? 3,500। सेलिंग प्राइस क्या होगी? 3,500। दुकानदार 3,500 में बेचेगा, भले उसको कितने में आया होगा? 3,000, बेचेगा 3,500। बताओ कैसे एडिशन करना पड़ा ना, बोलो। अब तो जाने दो, 3,000 नहीं है, कितना है? वाई। बताओ वीसीआर कितने का है? वाई रुपीज। उसमें क्या जोड़ दो? प्रॉफिट 500। तो कितना हुआ पैसा फिर? वाई प्लस, ये हो गई सेलिंग प्राइस। अब बताओ एक टीवी की है ये और एक वीसीआर। अब बताओ एक टीवी बेचेगा सेलिंग तो इतने रुपए में बेचेगा, अगर 2 टीवी बेचेगा तो क्या करते हो आप? मल्टीप्लाई करते हो ना। हाँ बताओ एक टीवी अगर x प्लस 1,000 है तो 2 टीवी कितने की? 2 इंटू एक्स प्लस 1,000। 3 टीवी कितने की? 3 इंटू, और उसकी कीमत ना बेचने की कीमत थोड़ी बड़ी दिख रही है, लेकिन कंसेप्ट को मत भूलना भाई। जब टीवी 100 रुपए का था तो एक टीवी 100 रुपए का, तो 3 टीवी कितने के? क्या किया था आपने? इसको मल्टीप्लाई किया था। अभी तो वही कर रहे हैं पर दिखने में बड़ा है कीमत। तो बोलो उसने कितनी टीवी बेची? ही कैन सेल 2 टीवी सेट्स। बताओ कितने टीवी सेट बेचे? 2। एक टीवी कितने में बेचा? सेलिंग। एक टीवी कितने में बेचा? x प्लस 1,000, तो 2 कितने में बेचेगा? 2 इंटू एक्स प्लस 1,000, है ना। बताओ एक वीसीआर कितने में बेचा? y प्लस, कितने वीसीआर बेची उसने? एक ही बेचा, तो क्या हो गया? y प्लस 500। अगर ये ज्यादा बेचता तो इंटू करते हैं, बोलो। तो ये टीवी बेचे 2 और एक वीसीआर, तो टोटल पैसा कितना है उसके पास? टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ उसके पास? 21,500। इतना पैसा उसको मिला। तुम बोलोगे वो तो सर घाटे में हो गया, सस्ते में कैसे? उसने 3 टीवी और 2 वीसीआर लिए ना, इसलिए कीमत 35,000 दी। बेचे क्या पूरे के पूरे? बताओ अगर पूरे के पूरे बेचता तो ज्यादा मिलते ना उसको पैसा, 35,000 ज्यादा मिलता, प्रॉफिट कमा रहा है। उसने सिर्फ 3 टीवी में से कितने टीवी बेचे? 2 ही बेचे ना, और वीसीआर 2 में से कितना बेचा? 1 ही बेचा। तो कितना पैसा मिल रहा है? 21,500। करो मल्टीप्लाई। 2x प्लस 2,000 y प्लस 500 इक्वल टू 21,500। 2x और y नजदीक लिखना। 2,000 प्लस 500 2,500, उसको उधर लेके जाना तो क्या होगा? माइनस 2,500। बताओ कितना हुआ? 19,000। तो ये हो गया इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1। और अब आप इनको सॉल्व करो। कौन सी मेथड पढ़े हो आप? इन्वर्जन मेथड पढ़े, तो इन्वर्जन मेथड सॉल्व करो। नाउ वी सॉल्व द इक्वेशंस बाय इन्वर्जन मेथड। लिख देना और बताओ मैट्रिक्स ए क्या होगा? 3 2 2 1। x कौन सा होगा? x y। और b कौन सा होगा? 35,000 और 9। फिर जैसा करते हम कौन सी मैट्रिक्स इक्वेशन x इक्वल टू b ना, फिर 3 मल्टीप्लाइंग बाय वो उस तरह से करना। वर्ड प्रॉब्लम में सिर्फ आपको इक्वेशन बनाने की मेहनत है, बाकी कुछ नहीं है।